नमस्कार दोस्तों, सुरजीत मोबाइल रिपेयरिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग A33 5G डेड फुल रिपेयरिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, क्योंकि सबको पता है इन फ़ोनों में ये कॉमन प्रॉब्लम होती है कि इस टाइप के फ़ोन ज़्यादातर आते हैं तो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम CPU का ही रहता है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आप इसको चार्जिंग एम्पियर में चेक करेंगे तो आपको 1.123 के आसपास एम्पियर लेता है। और जब इसे हम DC से चेक कर रहे थे तो इसमें 200 से 2200 के आसपास रीडिंग लेता था। अगर आपका 2200 आएगा अगर 5 डिजिट DC है, और 220 के आसपास आएगा अगर आपका 4 डिजिट DC है। तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई रीडिंग आती है तो इन फ़ोनों में 90% केसेस में CPU का ही इशू रहता है। ये वाइट पेस्टेड CPU होते हैं, ड्राई हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन होता है कि हम CPU को रिवॉल्व करके लगाते हैं। तो इस पूरे वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, मैं बता रखा है पूरा डिटेल से कि CPU को कैसे रिवॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करके कुछ चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहला काम होता है हमारा ग्लू को क्लीन करना। जैसा कि आप चेक कर रहे हैं, इसको ग्लू को क्लीन कर दिया मैंने चारों साइड से। क्लीन करने के बाद आप बोर्ड को प्रॉपर तरीके से प्री हीट कीजिए, कम से कम 10 से 15 सेकंड तक प्री हीट करने के बाद ही आप SMD को फिर प्रॉपर हीट पे ले जाके इसे हीट कीजिए। हीट करते समय बहुत ध्यान से रखने वाली बात होती है, क्योंकि यही इस पूरे वीडियो का कह लीजिए या CPU का मेन पॉइंट है कि आपका CPU सही से उठे। अगर आपका हीट चारों तरफ प्रॉपर नहीं पड़ेगा, पूरे CPU पे अगर हीट नहीं पड़ेगा, ये इस काम में अगर आपने गलती कर दिया तो आपके बहुत सारे पैड निकल जाएंगे, CPU डेड हो सकता है, बोर्ड डेड हो सकता है। तो इस चीज़ को बहुत आराम से, बहुत ध्यान से समझ के कीजिएगा। इसको ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि हीटिंग पूरे CPU पे बराबर हो। पूरा CPU अगर हीट नहीं होगा तो इसके पैड निकल जाएंगे। और अगर आप देखते हैं अभी जैसे मैंने CPU उठाया, अगर हीटिंग या तो बहुत ज़्यादा देर तक आपने हीट कर दिया, इसके पैड के कलर निकल जाएंगे। इसमें जब आप पैड को क्लीन करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और सारे बॉल आपस में चिपक जाएंगे। तो इसका भी बहुत ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ओवर हीट करके ज़्यादा देर तक CPU को हीट भी नहीं करना है। अगर आपने CPU को ज़्यादा देर तक हीट कर दिया तो ये पैड निकल जाते हैं या फिर इसके कलर निकल जाते हैं। CPU डैमेज होने का रिस्क भी रहता है। तो CPU जब हम पिक करते हैं तो ये भी बहुत आराम से, बहुत प्रोफेशनल काम होता है। इसमें कोई जल्दीबाजी ना करें, बहुत आराम से आप इसको निकालें। जैसा कि देखा आपने, बहुत प्यार से मेरा CPU निकल गया है। और CPU निकलने के बाद सारे पैड इसके हैं, और आप देख सकते हैं पैड का कलर भी कहीं नहीं निकला है। अगर इस पैड का कलर निकल जाता है तो रिपेयर तो फिर भी हो जाता है, बट आपका काम बढ़ जाता है। अगर इस चीज़ को हम पहले से ही प्रॉपर तरीके से चेक करके करें तो हमारा काम बढ़ने से बच जाता है। CPU उठ जाने के बाद एकदम बहुत जल्दी में ही, क्योंकि यहाँ पर हमारा बोर्ड गर्म होता है, और इसका जो कंपनी का पेस्ट है उसको हमने टेम्परेचर उसका चेंज करना है। तो आप 158, 183 कोई भी PPD लेके पूरे बॉल्स पे आयरन के साथ चारों तरफ मिला दीजिए, ताकि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। उसका आपके लिए क्लीनिंग करना आसान हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज करने के बाद उसके बॉल छोटे भी हो जाते हैं। उसके बाद आप वाइट पेस्टेड होता है ये, तो आप इसको आराम से गुड ट्विक के साथ क्लीन कर सकते हैं। गुड ट्विक बहुत अलग अलग साइज़ों का भी आता है, लेकिन मेरा आपसे रिकमेंडेशन रहेगा कि आप 1.5 ही यूज़ करें। 2.0 भी आता है। 2.0 थोड़ा चौड़ा हो जाता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है संभालने में। तो आप 1.5 ही यूज़ करें। और बोर्ड को फ्लक्स लगा के प्रॉपर तरीके से करें। अगर आपने फ्लक्स में कंजूसी करी, थोड़ा सा फ्लक्स लगाया, तो जैसे क्या होता है, क्लीनिंग करते समय या आयरन का टेम्परेचर अच्छा नहीं हुआ तो हमारा गुड ट्विक
आईसी के पैड पे चिपक जाता है, जिसकी वजह से पैड निकलने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो इसका भी बहुत ध्यान रखना है आपने, बहुत केयरफुली आपने इसे क्लीन करना है। ओल्ड सोल्डरिंग को पूरा हटा देना है। ये वाइट पेस्टेड होता है, जब ये पूरा हट जाए तो भी आपको एक बार इसे पूरा चेक करना होता है कि कहीं कुछ लगा तो नहीं है इसमें, क्योंकि अगर कुछ लगा रहता है तो इसमें पता भी नहीं लगता वाइट पेस्टेड में। और जब हम सीपीयू फिट करते हैं, बैठाते हैं, तो सही से हमारा सीपीयू बैठता नहीं है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखेंगे। और क्लीनिंग तो मस्ट है ही, आप जब भी करेंगे क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होता है। ताकि देखिए पैड कितना प्रॉपर हो रखा है, जो भी आपको थोड़ा मोड़ा निकला हुआ दिख रहा है वो सारे के सारे पैड क्या हैं, एनसी हैं। तो आपको इस पूरे वीडियो में हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ मैं, और किस किन बातों को सावधानी रखनी है आपने, इसलिए कहीं भी आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी लगता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके इन सब चीज़ों से हमारे को मोटिवेशन मिलता है और हम और नए वीडियो बनाने के लिए सोचते हैं। और जैसा कि मैंने कहा अपने चैनल में, मेरे चैनल पे आपको हर टाइप के वीडियो मिलेंगे। आईफोन से रिलेटेड भी वीडियो मिलेगा, एंड्रॉयड का भी मिलेगा, कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी मिलेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे बहुत सारे वीडियोस इसमें अपलोड करने वाला हूँ मैं, और मेरा जो भी वीडियो होगा पूरा डिटेल से रहेगा, कोई स्क्रिप्ट नहीं होगा। पूरा आपको पूरा डिटेल मिलेगा, जिस टॉपिक में वीडियो बनाऊँगा पूरा डिटेल रहेगा, कोई कटिंग नहीं होगी। जैसे कि देखिए ये भी वीडियो है, तो ये तो सीपीयू से रिलेटेड है, तो इसमें सीपीयू का पूरा प्रोसेस कवर किया मैंने, निकालने से लेके, क्लीनिंग से लेके और फिटिंग तक। तो हम सीपीयू को क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करते समय भी हमारे को ये भी ध्यान रखना है सीपीयू को, कि सीपीयू ओवरहीट ना हो जाए। ओवरहीट इन सेंस क्या, कि आप मान लीजिए आयरन का यूज़ कर रहे हैं, तो आयरन को एक ही जगह पे स्टेबल नहीं रखना है, आयरन को हमेशा मूव करते रहना है। अगर आप एसएमडी का यूज़ कर रहे हैं, तो एसएमडी को एक ही जगह हीट नहीं मारना है, एसएमडी को भी पूरा घुमाते रहना है। क्योंकि अगर आपने सीपीयू पे कहीं भी हीट को रोक दिया, चाहे वो आयरन का हो या एसएमडी का हो, तो सीपीयू मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो डेड हो जाएगा और फिर आपका काम नहीं बनेगा। बहुत अच्छी भी बॉल हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, फिर भी हम सोचते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन क्यों नहीं हुआ। तो उसका वजह ये होता है कि हमारा सीपीयू ओवरहीट हो गया है। एक रीज़न ये भी हो सकता है, सीपीयू बैंड हो जाता है हमारा। सीपीयू निकालने के बाद बहुत सारे पैडों पे कार्बन रहते हैं। अब देखिए इसमें हल्का हल्का से भी क्लीन करने वाला ग्लू है, वाइट ग्लू है ये। तो वाइट ग्लू को आप माइक्रोस्कोप को जूम करके देखिए कि कहीं ग्लू तो नहीं लगा हुआ है। और ये काले जो पैड हैं इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप इन पैड को प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि जब आप आईसी रिबॉल के लिए जाएंगे, तो इन पॉइंटों पे कार्बन की वजह से आईसी कनेक्ट नहीं हो पाएगी और ये बॉल आपका निकल के किसी और बॉल से कनेक्ट हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। या फिर अगर दूसरे में नहीं भी जाएगा तो भी वो बनेगा नहीं और आपको फिर से दोबारा आईसी को फिर से रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो इस काम को आप पहले ही कर लें, 1 मिनट एक्स्ट्रा समय लगा लें। जितने बॉल्स हैं जो काले काले हैं उसको प्रॉपर तरीके से किसी ट्वीजर से जो पॉइंटेड ना हो उससे आप पहले क्लीन कर लें। उसके बाद वापस उसमें फ्लक्स लगा के और डिसोल्डिंग वायर से पहले पीपीडी लगा के या कोई भी चीज़ लगा के उसमें सारे बॉल्स पे फिर से एक बार घुमा दीजिए। उसके बाद फिर से इसे आप डिसोल्डिंग वायर से पूरा क्लीन कर दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं मैं सोल्डिंग वायर का यूज़ करता हूँ, मुझे ईजी लगता है सोल्डिंग वायर का यूज़ करना पीपीडी से, इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। सबका अपना होता है और सब प्रैक्टिस की बात है। आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें। काम सबका वही है, करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। जो ऐसा मैं करता हूँ वो आपको मैं बता रहा हूँ। और सारी तरफ जब बॉल लग जाएगा तो हमारा बॉल प्रॉपर तरीके से मेल्ट हो जाता है और आईसी रिबॉल भी अच्छी होती है। देखिए इसका हर एक स्टेप इम्पोर्टेंट है, सीपीयू रिमूविंग से लेके, क्लीनिंग से लेके, और जब हम इंस्टॉल करते हैं वो भी, रिवॉल्व करते हैं वो भी। तो इसीलिए आप हर स्टेप को आराम से पूरा वीडियो देखें, बार बार देखें। कहीं समझ में नहीं आता वापस उस वीडियो को देखें कि क्या चीज़ है। हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका काम पूरा बढ़िया होगा।
इसमें पीपीडी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका पीपीडी अच्छा नहीं है तो रिबॉलिंग अच्छी नहीं होगी। फ्लक्स भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका फ्लक्स अच्छे ब्रांड का नहीं है, आप वैसे ही कोई नॉर्मल फ्लक्स यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपने सीपीयू रिवॉल्व किया, बना दिया, लगा दिया, फ़ोन आपका हो भी जाएगा, कुछ दिन बाद वापस रिटर्न आ जाता है। ये फ्लक्स की वजह से भी होता है। तो आप अपना फ्लक्स भी अच्छा यूज़ करें, पीपीडी भी अच्छा यूज़ करें, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल बंदे हैं। तो आप जब भी मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो वहाँ से अच्छी चीज़ ही परचेज़ करें। प्राइस को लेकर नहीं कि भैया वो महंगा है तो उसे नहीं लूँगा, ये सस्ता है। प्राइस का फ़र्क है तो आपको क्वालिटी में फ़र्क मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए फ्लक्स अच्छा यूज़ करें, पीपीडी अच्छा यूज़ करें। जब आपका टूल्स आपका अच्छा होगा तो आपके काम प्रॉपर बनेंगे। तो मेरा तो सबको ये रिकमेंडेशन रहता है कि आपका टूल्स अच्छा होना चाहिए। अब रिबॉलिंग के टाइम पे आईसी के अगर पैड क्लीन होगा और एक्सटेंसिल भी हमारा पूरा क्लीन होना चाहिए। अगर एक्सटेंसिल क्लीन नहीं हुआ तो भी हमारे को दिक्कत रहती है। पीपीडी को थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए और पूरे सीपीयू पे या कोई सी भी आईसी पूरे आराम से लगाइए उस पर। और ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी और ज़्यादा लूज़ भी नहीं छोड़ना उसे। अगर ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो भी दिक्कत है, लूज़ छोड़ देंगे तो भी दिक्कत है। तो उसको प्रॉपर तरीके से आराम से पूरा लगाइए आप। जब ये पूरा लग जाएगा तो आपने एक तरफ से पहले चारों तरफ से हल्का हल्का सा असेंबली को घुमा के उसे जो हमारा उसे प्री हीट करना है। उसके बाद किसी भी एक कोने से आप उसे हीट मारना स्टार्ट करेंगे और आपकी वॉल पूरी बन जाएगी। अब देखिए ये भी जैसे एक ध्यान रखने वाली बात है, जब हम पीपीडी लगाते हैं तो साइडों में हमारे एक्स्ट्रा पेस्ट जो होता है फंसा रहता है। जब हम हीट मारते हैं तो पेस्ट बॉल के दाना बन के आईसी में कभी कभी चिपक जाता है और हमारे को आईसी फिर से रिवॉल्व करनी पड़ जाती है। इसका ध्यान रखें, अगर ऐसा कुछ दाना आता है तो आप उसे पहले ही क्लीन कर लें प्रॉपर तरीके से, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। ऐसे दाने अक्सर आप नोटिस करेंगे कि आ जाता है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कीजिए। फिर वापस एक तरफ से हीट मार के पूरी आपकी आईसी बन जाएगी। एक्सटेंसिल को पकड़ते समय बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी, आपने सिर्फ इशारा रखना है ताकि आपकी आईसी हिले ना, बस इतना ही आपका ध्यान रखना होता है। प्रॉपर तरीके से आराम से बनाने के बाद उसमें हल्का सा फ्लक्स लगा दीजिए, ताकि अगर कोई बॉल कनेक्ट नहीं हुआ होगा तो वापस अपनी जगह कनेक्ट हो जाएगा और हमारी बॉल फिर से अलाइनमेंट बॉल का हो जाएगा। आपके सीपीयू के ऊपर या किसी भी आईसी के ऊपर एक्सटेंसिल को सही तरीके से रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो भी रिबॉलिंग में दिक्कत होती है आपको। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसिल की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका ये रिबॉल हो जाए तो एक बार एक्सटेंसिल को हटा के और फ्लक्स लगा के सीपीयू पे फिर से एक बार हिट कर दीजिए, ताकि जो बॉल इधर उधर होगा वो वापस फिर से अलाइन हो जाएगा और उसे पूरा धीरे धीरे ठंडा होने दीजिए। अभी इस सीपीयू में आप देखेंगे कि एक बॉल हमारा टच नहीं हुआ वहाँ पे, तो इसके लिए हमें पूरे सीपीयू को रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वापस हम उसी जगह पे हल्का सा पीपीडी भरेंगे, भरने के बाद वापस वहीं पे हिट मार देंगे हमारा सीपीयू फिर से, और जो बॉल नहीं बना वो बॉल बन जाएगा। जब सीपीयू रिवॉल्व हो जाएगा तो इसको ठंडा होने दें आराम से, एकदम से इस पर कोई भी चीज़ नहीं डालना क्लीन करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। उसे हल्का हल्का से पहले ठंडा होने दें। अब अलाइनमेंट की बात आती है कि सीपीयू की अलाइनमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। जो साइडों में येलो मार्क होता है उसके बीच में अलाइन प्रॉपर तरीके से करें, और जिस हीट पे हम निकालते हैं वापस उसी हीट पे भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसके अलाइनमेंट प्रॉपर करें। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखें कि जब असेंबली से हीट मारेंगे तो आपका एयर उस तरफ से जाए जिधर कोई आईसी ना हो, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। आप देख सकते हैं अभी लास्ट में आपको मैं हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है, ऐसा कुछ करने के बाद सैमसंग लोगो आता है नहीं आता है सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ ऐसे काम हो सकता है।
सीपीयू पे बहुत ज़्यादा हीट नहीं पड़नी चाहिए, एक जगह हीट नहीं पड़नी चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। फ्लक्स प्रॉपर तरीके से लगाएं ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए आप फ्लक्स प्रॉपर तरीके से लग चुका है हमारा ऑफिस में। तो दोस्तों